हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? आई होप आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बेस्ट हैं अपने अपने ज़िंदगी में। तो बच्चों, आज शुरू करने वाले हैं अगेन हमारे पास जो 10 और 10 का सीरीज़ था उसी को, जो कि क्लास 10th के सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन को मद्देनजर रखते हुए बनाया जा रहा है। इस सीरीज़ में हम हर एक दिन 10-10 सवाल को सॉल्व करते हैं और उन 10 सवाल को इसलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि ये सवाल आपके सेमेस्टर 1 जो कि नवंबर में होने वाला है एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता इसी से कुछ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाए, इसीलिए ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो आज के सेशन का सबसे पहला सवाल हम देखने वाले हैं। सवाल हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट कोड। नीचे में लिखा हुआ लाइंस को पढ़िए और बताइए कि किसे हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा, कि द प्रोग्राम फाइल कंटेनिंग द एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस इन जावा। वो प्रोग्राम का फाइल जिसमें एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होता है जावा का, क्या उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं? नहीं भाई साहब, उसे ऑब्जेक्ट कोड नहीं कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। उसे हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। तो ये वाला ऑप्शन तो भाई गया मेरा, ये हमारा सोर्स कोड कहलाता है, जो एक्चुअल फाइल हमारा होता है। ठीक है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, लिखते हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। अगला ऑप्शन हमारे पास है द आउटपुट ऑफ द कंपाइलर आफ्टर इट प्रोसेसेस सोर्स कोड। सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आता है, क्या वो मेरा ऑब्जेक्ट कोड है? तो भाई बिल्कुल सही बात है कि जो कंपाइलर होता है वो जब किसी भी सोर्स कोड को प्रोसेस करने के बाद जो आउटपुट देता है, उस आउटपुट को हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट कोड। यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बट ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है? ऑप्शन नंबर सी कहता है कि द बाइट कोड। अरे बाइट कोड तो आ गया, अब बाइट कोड आ गया तो ऑब्जेक्ट कोड कहां से आएगा? यानी कि द बाइट कोड वी गेट आफ्टर कंपाइलिंग द सोर्स कोड यूजिंग जावासी कंपाइलर। जावासी कंपाइलर के हेल्प से जब हम कंपाइल करते हैं किसी भी सोर्स कोड को, तो हमें जो मिलता है वो बाइट कोड होता है। क्या उस बाइट कोड को हम ऑब्जेक्ट कोड भी कहते हैं? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं कहते हैं। हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही है। चलो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहां पर लिखा हुआ है क्वेश्चन, द ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड इन जावा इज नोन एज। वो ब्लूप्रिंट जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाता है, उस ब्लूप्रिंट को हम किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम कहते हैं, बिना कुछ सोचे समझे लगा दो टिक, क्लास में। बिकॉज क्लास का डेफिनेशन ही होता है कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आप जानते थे तो ये आपके लिए चिंदी सवाल है, और नहीं जानते थे तो तेरे लिए भाई ये सब सवाल नहीं है, पर ABCD सीखो अभी तुम। क्वेश्चन नंबर 3 हम चलते हैं। देखो, व्हाट इज द वैल्यू रिटर्न्ड बाय द फॉलोइंग लाइन इन जावा। ये जो मेरे पास लिखा हुआ लाइन है, इस लाइन के हेल्प से हम किस तरह का वैल्यू रिटर्न करवा सकते हैं? math.ceil 7.8। तो मैं बता दूं कि math.ceil एक फंक्शन है, एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शन है, जो क्या करता है, जो नॉर्मली आपको एक सील वैल्यू देता है। सील वैल्यू मतलब होता है हायर वैल्यू। अच्छा, सील मतलब होता है सीलिंग। सीलिंग है ऊपर में, छत का सीलिंग होता है ऊपर में, इसीलिए ये हायर अपर वैल्यू देता है। इसे मैं इस तरह से याद कर सकता हूँ, सील मतलब सीलिंग, सीलिंग ऊपर रहता है, इसीलिए math.ceil भी हमेशा ऊपर वाला वैल्यू देगा। यानी कि 7.8 का ऊपर वाला वैल्यू, यानी कि इससे बड़ा वैल्यू क्या होगा? 8। और यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि जो आपका सील नाम का फंक्शन है, ये हमेशा एक डबल वैल्यू रिटर्न करता है, यानी कि 8.0 होगा, 8 नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका ए जो है ये बिल्कुल सही है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ऑल ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ जावा स्टोरेज वेरिएबल्स आर नोन एज। जितने भी तरह के बेसिक टाइप के जावा स्टोरेज वेरिएबल्स हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेसिक टाइप के जावा स्टोरेज वेरिएबल भाई, तो उसे हम लोग क्या बेसिक टाइप कहते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट टाइप कहते हैं, या फिर प्रिमिटिव टाइप कहते हैं, या फिर नॉन कहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं कहते हैं। तो जितने भी बेसिक टाइप के जावा में स्टोरेज वेरिएबल्स होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव टाइप। क्योंकि ये प्रिमिटिव जो होता है ये बेसिक होता है, फंडामेंटल होता है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, इसीलिए इसे हम लोग बेसिक टाइप्स भी कहते हैं, और ये है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। वेरी गुड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, व्हाट इज मीन्ड बाय एक्सेस स्पेसिफायर डिफॉल्ट इन अ मेथड फंक्शन। मेथड डेफिनेशन।
अगर कोई मेथड को डिफाइन कर रहे हैं और वहां पर हम लोग लिख रहे हैं डिफॉल्ट नाम का कीवर्ड, तो वहां उस डिफॉल्ट नाम के कीवर्ड एक्सेस स्पेसिफायर का क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब ये है कि हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ उसी क्लास में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है? क्या इसका मतलब ये होता है कि हम उसे एक्सेस कर सकते हैं किसी भी जगह पर किसी भी क्लास से? या फिर इसका मतलब ये होता है कि हम जिस मेथड को डिफ़ॉल्ट बनाए हैं उसे जिस पैकेज में बनाए हैं उसी पैकेज के और भी अगर क्लासेस हैं तो उस क्लास में भी हम उस मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर कुछ भी नहीं मतलब होता है? तो भाई इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, क्योंकि डिफ़ॉल्ट नाम का जो एक्सेस स्पेसिफायर होता है उसका मतलब यही होता है कि उसे हम जिस पैकेज में फंक्शन को डिफ़ॉल्ट बनाए हैं उसी पैकेज के अंदर में अगर कोई और क्लास है तो उस दूसरे क्लास में भी हम इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे मैंने डिफ़ॉल्ट डिक्लेयर किया है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। मेथड कॉल्स टू ऑब्जेक्ट यूज। ऑब्जेक्ट के हेल्प से तुम मेथड को तो कॉल करते ही होगे, ऐसा लिखते हो ना। सपोज ob.add लिख दिए हो, मान लो ये तुम्हारा फंक्शन है और ये तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, बीच में क्या दिए हो? बीच में एक डॉट ऑपरेटर दिए हो। तो बेसिकली जब भी हम ऑब्जेक्ट के हेल्प से फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं तो हमें डॉट नोटेशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फंक्शन डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। नीचे में लिखा हुआ जो अलग अलग हमारे पास फंक्शन का टाइप दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऐसा टाइप है जो कि वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है? तो प्योर तो भाई रिटर्न करता है, इम्प्योर मेथड रिटर्न नहीं करता है। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। व्हाट इज द नेम गिवन टू पैरामीटर इन अ सबरूटीन डेफिनेशन। यानी कि जब हम किसी भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो वहां पर जो पैरामीटर लिस्ट हम देते हैं उस पैरामीटर को किस नाम से जानते हैं? ठीक है, तो भाई देखो ये जो हमारा क्वेश्चन है कुछ हद तक ये कहने का कोशिश कर रहा है। सपोज तुम्हारे पास है इंटीजर टाइप का एक फंक्शन जिसमें तुम लिखे हो इंटीजर ए कोमा इंटीजर बी, ये लिख के रखे हो। तो यहाँ पर जो ये पैरामीटर है इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? तो इसे हम लोग कहते हैं सर फॉर्मल पैरामीटर, या इसे कभी कभी डमी पैरामीटर भी कहते हैं। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में है, बोथ ए एंड बी। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन है। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ए कंस्ट्रक्टर इज ऑलवेज पब्लिक। एक कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक होता है, बिल्कुल सही बात है। नेवर रिटर्न्स अ वैल्यू, ये भी सही है। नेवर हैज़ द सेम नेम ऑफ द क्लास, बिल्कुल गलत, ये कतई नहीं सही है, क्योंकि आपका जो क्लास का नाम होता है उसी के नाम के बराबर आपका क्या होता है? कंस्ट्रक्टर का नाम होता है। यानी कि आपका ए और बी सही है, जो कि आपका डी नंबर ऑप्शन है कि बोथ ए एंड बी। तो ये भी आपका सही है, ये भी आपका सही है। ठीक है, चलिए आज के इस सेशन का सबसे आखिरी सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। ए कंस्ट्रक्टर्स दैट टेक्स नो आर्ग्यूमेंट एंड हैज बॉडी दैट डज नथिंग। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता है और उसका बॉडी में कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इन्वोक्ड कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, या फिर कुछ भी नहीं। तो भाई देख, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट को लिया जाता है, इन्वोक्ड कंस्ट्रक्टर बोल के कंस्ट्रक्टर होता नहीं है, बचा कौन? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और ये सही भी बात है क्योंकि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में आर्ग्यूमेंट को हम लेते भी नहीं है, ठीक है, और इसके अंदर में कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो बस हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप आपको ये 10 सवाल सॉल्व करके बहुत मजा आया होगा और बहुत कुछ नया सीखने के लिए भी मिला होगा। तो इसी तरीके से हम लोग और भी बहुत सारे वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे जहां हम 10-10 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको आपके सेमेस्टर 1 के लिए प्रिपेयर करेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप डेफिनेटली कमेंट करके मुझे बताना कि सर ये सेशन बहुत हेल्पफुल है हमारे लिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आपके लिए और इस तरह के वीडियोज़ हम लेकर के आए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ एक नए सीरीज के साथ जहां हम 10 क्वेश्चन को और डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहें, प्रैक्टिस करते रहें, गुड बाय।